हेलो एंड वेलकम टू द डेली ब्रीफ, जहां हम मार्केट्स की सबसे बड़ी स्टोरीज और ट्रेंड्स को सिंप्लीफाई करते हैं। मैं हूं आपका होस्ट कशिश कपूर। आज है ट्यूसडे 3 और आज मैं आपके लिए दो बड़ी स्टोरीज लेकर आया हूं। आप हमें स्पॉटिफाई, एप्पल पॉडकास्ट या किसी भी प्लेटफॉर्म पर सुन सकते हो। और अगर आप पढ़ना प्रेफर करते हो तो हमारी डेली अपडेट्स के लिए नो स्पैम न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब कर लीजिए। सारे लिंक्स आपको शो नोट्स में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा इंडिया के ग्रीन बॉन्ड्स के फेलियर के बारे में, और फिर हम डिस्कस करेंगे को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड स्पेस में हो रहे न्यू डेवलपमेंट्स को। आरबीआई ने फ्राइडे को 5,000 करोड़ के सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स ऑक्शन किए। ये गवर्नमेंट बैक्ड इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो इंडिया के सस्टेनेबिलिटी कमिटमेंट को दिखाते हैं और इको फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसे रेज करते हैं। इन थ्योरी ये सेफ इन्वेस्टमेंट्स हैं जो क्लाइमेट चेंज को टैकल करने में मदद करते हैं। पर फिर भी ऑक्शन का रिस्पॉन्स बहुत स्ट्रांग नहीं था। इस बॉन्ड इशू से 5,000 करोड़ रेज करने का प्लान था और इशू का यील्ड रेट 6.79% था, लेकिन बायर्स ने सिर्फ 1,502 करोड़ के बॉन्ड खरीदे। बाकी के 3,498 करोड़ के बॉन्ड्स डिवॉल्व करने पड़े, यानी अनसोल्ड बॉन्ड्स अंडरराइटर्स को खरीदने पड़े। ये एक बड़ा सिग्नल है कि इंडिया के ग्रीन फाइनेंस अप्रोच में कुछ फंडामेंटली गलत है। तो इन बॉन्ड्स के लिए डिमांड कम क्यों थी और ये इंडिया के ग्रीन बॉन्ड मार्केट के लिए क्या सिग्नल करता है? इन क्वेश्चंस को आंसर करने से पहले हम ये समझते हैं कि ग्रीन बॉन्ड्स क्या हैं और क्यों इंपॉर्टेंट हैं। ग्रीन बॉन्ड्स एक लोन की तरह होते हैं जिसका पैसा सिर्फ सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स के लिए यूज हो सकता है, जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी, क्लीन ट्रांसपोर्टेशन या क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। ग्रीन बॉन्ड्स का कॉन्सेप्ट 2007 में आया जब यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक ने पहला इशू लॉन्च किया था। इंडिया ने जनवरी 2023 में अपना पहला सोवरेन ग्रीन बॉन्ड इशू किया। इंडिया का मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसके लिए एक स्ट्रिक्ट सोवरेन ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क फॉलो करता है जो आईसीएमए के ग्रीन बॉन्ड प्रिंसिपल्स के रूल्स पर बेस्ड है। ग्रीन बॉन्ड्स का पैसा सिर्फ एलिजिबल प्रोजेक्ट्स के लिए यूज होता है, जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी और बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। इस पैसे का एनुअल यूजेज का रिपोर्ट करना भी मैंडेटरी है। इंडिया की क्लाइमेट फाइनेंस की जरूरत काफी बड़ी है। हर साल 14.28 लाख करोड़ रुपीस लगेंगे अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। इनके कंपैरिजन में एक्चुअल फ्लोज अभी सिर्फ 3.69 लाख करोड़ रुपीस है। सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स का एम इस डिफरेंस को कम करना है और ग्लोबल इन्वेस्टर्स के सामने अपने क्लाइमेट कमिटमेंट को शोकेस करना है। जब इंडिया ने अपना पहला सोवरेन ग्रीन बॉन्ड इशू किया था वो काफी सक्सेसफुल रहा था। 16,000 करोड़ का इशू 4 गुना से ज्यादा ओवर सब्सक्राइब था। इन्वेस्टर्स ने तो विलिंगली 6 बेसिस पॉइंट कम यील्ड्स यानी कि ग्रीमियम भी एक्सेप्ट किए थे। फंड्स हाई इंपैक्ट प्रोजेक्ट्स जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी और सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट के लिए यूज होने थे। लेकिन अब एंथुजियाज्म क्यों कम हो गया? लेटेस्ट ऑक्शन के फ्लॉप होने का एक मेजर रीजन है कि ग्रीन बॉन्ड इन्वेस्टर्स के लिए इतने अट्रैक्टिव नहीं है। अगर आप एक इन्वेस्टर होते तो आपको क्या चाहिए होता है? बेटर रिटर्न्स, लिक्विडिटी और लो रिस्क। पर ग्रीन बॉन्ड्स इनमें से कुछ भी ऑफर नहीं करते। ग्रीन बॉन्ड्स का पर्पस होता है चीप फाइनेंसिंग प्रोवाइड करना उन सस्टेनेबिलिटी प्रोजेक्ट्स के लिए जो एक्सपेंसिव और रिस्की होते हैं। इस वजह से इनका यील्ड हमेशा नॉर्मल जीसेक बॉन्ड से कम होता है। तो जब एक इन्वेस्टर को सेम लेवल का रिस्क लेना है तो वो जीसेक्स को प्रेफर करेगा क्योंकि उनका रिटर्न बेटर है। ऊपर से ग्रीन बॉन्ड्स का मार्केट काफी छोटा है। आउटस्टैंडिंग ग्रीन बॉन्ड्स की क्वांटिटी जीसेक से बहुत कम है। इस वजह से इनको बाय सेल करना मुश्किल होता है और लिक्विडिटी भी काफी कम है। पीएनबी गिल्ड्स के सीईओ विकास गोयल कहते हैं, इवन दो द यील्ड इज सिमिलर टू व्हाट द 10-year benchmark was auctioned at, this is a different bond. There is no sufficient outstanding in this bond, so there will be no liquidity. It's like having a 10-year security, and since it can't be trading in the secondary market, no one will take large position on this. इंडिया में सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स का बायर बेस मोस्टली इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जैसे कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स और इंश्योरर्स तक लिमिटेड है। पर ये भी ग्रीन बॉन्ड्स के बारे में बहुत एंथुजियास्टिक नहीं है। एसबीआई के चेयरमैन सीएस शेट्टी ने एक ब्रॉडर प्रॉब्लम पे फोकस लाते हुए ये कहा कि इफ इन्वेस्टर्स हैव टू टेक लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, अवेयरनेस नीड्स टू बी क्रिएटेड एंड वी आर प्रोबेबली नॉट रेडी फॉर इट। If we are not pricing these green deposits differently, then there is no differentiation at all. रिटेल इन्वेस्टर्स जो जनरली हाई लिक्विडिटी और वेल नोन प्रोडक्ट्स प्रेफर करते हैं ग्रीन बॉन्ड्स में इंटरेस्ट नहीं दिखाते। जब तक सेकेंडरी मार्केट स्ट्रांग नहीं बनेगा या टैक्स बेनिफिट्स जैसे इंसेंटिव्स नहीं मिलेंगे, डिमांड बनना काफी मुश्किल है। ग्लोबली ग्रीन बॉन्ड्स का मार्केट काफी ग्रो कर रहा है।
2023 में ये 48.3 लाख करोड़ रुपीस तक पहुंचा, जिसमें यूरोप और ब्राजील जैसे मार्केट्स काफी लीड करते हैं। वहां इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को ईएसजी इन्वेस्टमेंट्स के लिए मैंडेट्स दिए गए हैं। ब्राजील अपने ग्रीन बॉन्ड्स को अमेज़न प्रिजर्वेशन जैसे नेशनल प्रायोरिटीज पे यूज करता है, जो उन्हें और अपीलिंग बनाता है। इंडिया में ऐसा कोई मैंडेट नहीं है। यहाँ ग्रीन बॉन्ड्स को रेगुलर बॉन्ड्स के साथ फाइनेंशियल टर्म्स पर compete करना पड़ता है, और ये कंपटीशन वो ऑब्वियसली हार जाते हैं। तो इंडिया के लिए नेक्स्ट स्टेप अब क्या हो सकता है? ये ऑक्शन का फेलियर सिर्फ टाइमिंग या मार्केट कंडीशन का प्रॉब्लम नहीं है, ये पॉलिसी मेकर्स के लिए एक वेकअप कॉल है। ग्रीन बॉन्ड्स सिर्फ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स नहीं हैं, बल्कि सस्टेनेबिलिटी गोल्स अचीव करने का एक तरीका है। अगर गवर्नमेंट चाहती है कि ये सक्सेसफुल बने, तो इन्हें इन्वेस्टर्स के लिए अट्रैक्टिव बनाना पड़ेगा। ग्रीन बॉन्ड्स का सक्सेस इस बात पर डिपेंड करता है कि इंडिया अपने सस्टेनेबल फाइनेंस अप्रोच को कैसे रीथिंक करता है। अगर ईएसजी प्रोडक्ट्स हमेशा फाइनेंशियल टर्म्स पर कम अट्रैक्टिव रहेंगे, तो गवर्नमेंट को बेहतर इंसेंटिव्स और सपोर्ट सिस्टम्स के बारे में सोचना होगा। अब दूसरी स्टोरी में हम क्रेडिट कार्ड्स के बारे में बात करेंगे। बजाज फाइनेंस अब को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड बिजनेस में थोड़ा स्लो हो रहा है। इन्होंने आरबीएल बैंक और डीबीएस बैंक इंडिया के साथ अपनी पार्टनरशिप्स खत्म कर दी हैं। अगर आपके पास इन बैंक के कार्ड्स हैं तो टेंशन मत लीजिए, ये अभी भी वैलिड ही रहेंगे, लेकिन इस पार्टनरशिप के अंडर नए कार्ड्स इशू नहीं होंगे। पर इसका कारण क्या है? क्या को ब्रांडेड कार्ड्स बहुत जरूरी हैं? और ये पार्टनरशिप कैसे काम करती है और अब क्यों फेल हो रही है? आज हम इन्हीं सवालों का जवाब देने वाले हैं। चलिए ब्रेक डाउन करते हैं। तो को ब्रांडेड कार्ड्स आखिर होते क्या हैं? को ब्रांडेड कार्ड्स एक बैंक और एक ब्रांड का कोलैब होते हैं। ब्रांड को अपने लोगों के साथ एक कार्ड मिलता है और कुछ अट्रैक्टिव पर्क्स के जरिए ये अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करते हैं। बैंक क्रेडिट का ध्यान रखता है और नए कस्टमर्स से साइन अप करवा लेता है। कस्टमर्स को डिस्काउंट, कैशबैक या लॉयल्टी पॉइंट्स जैसे पर्क मिलते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है आईसीआईसीआई का अमेजॉन पे कार्ड। अगर आप अमेजॉन पर शॉपिंग करते हैं तो ये कार्ड आपके लिए एक कैशबैक बोनांजा बन जाता है। वैसे ही एचडीएफसी फ्लिपकार्ट कार्ड बिग बिलियन डेज को और फायदेमंद बना देता है। और अगर आप दिलजीत दोसांझ के फैन हैं तो एचडीएफसी पिक्सल कॉन्सर्ट कार्ड आपको बैक स्टेज एक्सेस तक दे सकता था। को ब्रांडेड कार्ड्स एक विन 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 सोल्यूशन होते हैं बैंक, ब्रांड और कस्टमर के लिए। सबसे पहले बैंक्स के लिए ये कार्ड्स नए कस्टमर्स एक्वायर करने का गोल्ड माइन होते हैं। जैसे कि एक लॉयल अमेजॉन शॉपर अमेजॉन ब्रांडेड कार्ड ले, ऐसा होने के चांसेस ज्यादा हैं। और एक बार ले लिया तो वो इसी कार्ड को यूज करते रहते हैं, क्योंकि कार्ड उन्हें ऐसे प्लेटफॉर्म पर रिवॉर्ड देता है जहां वो वैसे भी खर्च करते हैं। स्टडीज कहती हैं कि को ब्रांडेड कार्ड होल्डर्स ज्यादा पैसे खर्च करते हैं, वो भी रेगुलर कार्ड होल्डर से 1.2 टाइम्स, और इनके एक्टिवेशन रेट्स भी 70% से हायर होते हैं। दूसरा, ब्रांड्स के लिए ये कार्ड्स कस्टमर्स की लॉयल्टी बढ़ाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फ्लिपकार्ट रिवॉर्ड्स कमाते हैं तो नेचुरली फ्लिपकार्ट के कंपेटिटर से कम शॉपिंग करेंगे। ज्यादा शॉपिंग मतलब ज्यादा स्टिकीनेस। तीसरा, कस्टमर्स के लिए कैशबैक, डिस्काउंट्स और लॉयल्टी पॉइंट्स जैसे पर्क्स मिलते हैं जो उन्हें वैल्यूएबल लगते हैं। आप पहले जितना ही पैसा खर्च करते हैं पर आपको थोड़ा एक्स्ट्रा मिलता है। स्पेशली बैंक्स के लिए ये पार्टनरशिप एक जीनियस मूव है। इंडस्ट्री रिपोर्ट्स कहती हैं कि को ब्रांडेड कार्ड्स का शेयर FY25 के 3 to 5% से बढ़कर FY24 में 12 to 15% तक पहुंच गया है, और FY28 तक ये 25% तक जाने की उम्मीद है, 35 to 40% के एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से। अब हम वापस आरबीएल और बजाज फाइनेंस पर आते हैं। आरबीएल बैंक के लिए बजाज फाइनेंस एक मेजर सोर्स था क्लाइंट्स के लिए। एक टाइम पर बजाज फाइनेंस आरबीएल का 70% क्रेडिट कार्ड एक्विजिशन ड्राइव करता था। रीसेंट क्वार्टर्स तक भी 36% आरबीएल कार्ड्स बजाज के थ्रू ही आते थे। आरबीएल के क्रेडिट कार्ड एडवांसेस लास्ट क्वार्टर में 17,538 करोड़ रुपीस थे। इसका एक बड़ा हिस्सा बजाज की वजह से आया था। पर अब क्या बदल गया? मार्च 2024 में आरबीआई को ब्रांडेड कार्ड्स को लेके काफी स्ट्रिक्ट होने लग गया था। इस स्ट्रिक्टनेस के पीछे आरबीआई के कुछ ये कंसर्न्स थे। सबसे पहला, कस्टमर डेटा शेयरिंग। कुछ बैंक्स जैसे कि फेडरल बैंक और साउथ इंडियन बैंक अपने को ब्रांड पार्टनर्स के साथ कस्टमर्स का डेटा और रिस्क स्कोर्स शेयर करते थे, जो आरबीआई के रूल्स के अगेंस्ट था। दूसरा, मिसलीडिंग मार्केटिंग। कुछ को ब्रांडेड कार्ड्स जैसे वन कार्ड अपने कार्ड को सिर्फ अपने ब्रांड का दिखाते थे, जबकि असल में वो एक बैंक के साथ पार्टनर करके इशू होते थे। और तीसरा, कलेक्शन रूल्स। कुछ केसेस में को ब्रांड पार्टनर्स जैसे कि बजाज फाइनेंस कलेक्शन का काम करते थे, जो कि अब आरबीआई के नए रूल्स के अंडर अलाउड नहीं है।
इन प्रॉब्लम्स के कारण आरबीआई ने अब कुछ चीजें क्लियर कर दी हैं, जैसे कि को ब्रांड पार्टनर्स कस्टमर ट्रांजैक्शन डेटा एक्सेस नहीं कर सकते। दूसरा, बैंक का नाम कार्ड इश्यूअर के रूप में क्लियरली दिखना चाहिए। तीसरा, मार्केटिंग ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। और चौथा, को ब्रांड पार्टनर्स बस कार्ड सोर्स कर सकते हैं पर कलेक्शन और पोस्ट इशूइंग प्रोसेस हैंडल नहीं कर सकते। तो इन डिसीजन से बजाज फाइनेंस पे क्या इंपैक्ट हुआ? बजाज फाइनेंस के लिए कलेक्शन एक ऐसा की एरिया था जिसमें उन्होंने एक्सपर्टीज बिल्ड कर ली थी। ये 4200 लोकेशंस में ऑपरेट करते थे, पर नए रूल्स के बाद ये रोल अब हट गया था, जो उनका मेजर वैल्यू प्रोपोजिशन था। इस वजह से बजाज फाइनेंस ने को ब्रांडेड कार्ड से एग्जिट करने का डिसीजन लिया और ये अब दूसरे एरियाज पे फोकस करेंगे। को ब्रांडेड कार्ड्स अभी भी क्रेडिट कार्ड इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा पार्ट है। जब सही तरीके से ऑपरेट किया जाए तो ये विन विन सिचुएशन करते हैं। कस्टमर्स को पर्क्स मिलते हैं, ब्रांड्स लॉयल्टी बिल्ड कर पाते हैं और बैंक्स का बिजनेस ग्रो होता है। लेकिन टाइटर रेगुलेशंस के साथ इनका स्कोप अब धीरे धीरे श्रिंक हो जाएगा। इसी वजह से कंपनीज जैसे कि बजाज फाइनेंस अपनी स्ट्रैटेजीज को रिवाइज कर रही हैं। अब हम कुछ ट्रेडबिट्स पर आते हैं। सबसे पहला, इंडिया का लग्जरी मार्केट बूम कर रहा है। लुई विटॉन, क्रिस्टियन डियोर और हर्मेस ने FY24 में मिलकर 1400 करोड़ की सेल की। इस सर्ज को बढ़ते डिस्पोजेबल इनकम और एस्पिरेशनल कंज्यूमर्स ड्राइव कर रहे हैं। प्रोजेक्शंस कहते हैं कि यह मार्केट 2030 तक 25.2 लाख करोड़ रुपीस तक पहुंच सकता है। दूसरा, इंडिया ने बैटरी मैन्युफैक्चरिंग को लोकलाइज करने के लिए 9000 करोड़ का स्कीम प्लान किया है। इसका एम है इंपोर्ट रिलायंस को रिड्यूस करना। की कंपोनेंट्स जैसे कि कैथोड्स और एनोड्स को टारगेट करके ये इनिशिएटिव ईवीज को अफोर्डेबल बनाने और इंडिया को एक ग्लोबल बैटरी हब जैसे पोजीशन करने का प्लान कर रहा है। तीसरा, पैसेंजर व्हीकल सेल्स नवंबर 2024 में 4% ईयर ऑन ईयर ग्रो हुई हैं। मारुति सुजुकी और टोयोटा इस ग्रोथ को लीड कर रहे हैं। रूरल डिमांड और फेस्टिव बाइंग ने सेल्स को बूस्ट किया है और एसयूवीज अब एक की ड्राइवर बन गई हैं कंज्यूमर प्रेफरेंस के लिए। आगे डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स नेशंस को 100% टैरिफ्स की धमकी दी अगर वो डीडॉलराइजेशन परस्यू करते हैं। ये अग्रेसिव स्टांस यूएस के एफर्ट्स को दिखाता है, जो बढ़ते ग्लोबल पुशबैक में डॉलर की डोमिनेंस को प्रिजर्व करना चाहता है। और फाइनली, इंडियन गवर्नमेंट ने क्रूड ऑयल प्रोडक्शन और पेट्रोल, डीजल और एटीएफ एक्सपोर्ट्स पर विंडफॉल गेन टैक्स हटा दिया है। ये टैक्स लगभग 2.5 साल तक रहा, जो 2022 ऑयल प्राइस सर्ज के दौरान इंट्रोड्यूस किया गया था। FY23 में इसने 25,000 करोड़ जनरेट किया था, पर ग्लोबल ऑयल प्राइसेस के स्टेबलाइज होने और स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक सप्लाई की वजह से अब ये नेग्लिजिबल हो गया है। ये थी आज की बड़ी कहानियां। मैं हूं कशिश कपूर और ये था द डेली ब्रीफ। मिलते हैं अगले एपिसोड में।